विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश। प्राचीन भारत का इतिहास कर रहे थे हम लोग, एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया। उसमें हमारा टॉपिक चल रहा था उत्तर भारत के पूर्व मध्यकालीन राजवंश यानी अर्ली मिडिवल डायनेस्टीज ऑफ नॉर्थ इंडिया 725 से लेकर 1206 ईस्वी के बीच में, यानी 725 से 1206 ईस्वी के बीच के जितने भी राजवंश हैं, तो उसमें काफी राजवंश हम पढ़ चुके हैं। आज नंबर है बंगाल का सेन वंश, सेन डायनेस्टी ऑफ बंगाल। तो पाल वंश के ध्वंसावशेषों पर, पाल हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। पाल वंश के ध्वंसावशेषों पर 1050 ईस्वी में सामंत सेन ने सेन वंश की स्थापना की। सेना ने लगभग 11वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में 11वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से 13वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक बंगाल और उसके समीपवर्ती क्षेत्रों पर शासन किया। सेन वंश के इतिहास को जानने के लिए जो अभिलेखीय और साहित्यिक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वो है नंबर 1 विजय सेन का देवपाड़ा अभिलेख, दूसरा हो गया बल्लाल सेन का नैहट्टी अभिलेख, लक्ष्मण सेन का मघाई नगर अभिलेख, विश्वरूप सेन का मदनपाड़ा अभिलेख, और साहित्यिक स्रोतों में बल्लाल सेन कृत दान सागर, आनंद भट्ट कृत बल्लाल चरित, जयदेव कृत गीत गोविंद और मिनहाजुस सिराज की तबकाते नासरी। इसमें जितना पढ़ा हमने अभी तक उसमें 2 पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट है जो क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। एक, गीत गोविंद के रचयिता कौन है? जयदेव। कौन? दूसरा क्वेश्चन बनता है तबकाते नासरी का लेखक कौन है? तो मिनहाजुस सिराज। तबकाते नासरी का लेखक कौन है? जब हम सल्तनत पढ़ रहे होंगे तो वहां पर हम पढ़ेंगे नसीरुद्दीन के समय में मिनहाजुस सिराज, जिसने क्या लिखी है? तबकाते नासरी। बाकी ये जो क्वेश्चन है ये उत्तर प्रदेश वालों ने पूछे हैं। जैसे ये जो अभिलेख जितने भी बताए मैंने कि सेन वंश के इतिहास को जानने के प्रमुख अभिलेखी और साहित्यिक साक्ष्य कौन कौन से हैं, तो जो विजय सेन का देवपाड़ा अभिलेख, बल्लाल सेन का नैहट्टी अभिलेख, लक्ष्मण सेन का मघाई नगर अभिलेख, विश्वरूप सेन का मदनपाड़ा अभिलेख, ये सब क्वेश्चन क्या है? यूपी में बने हैं, ठीक है। बाकी जो सामान्य आपके पेपर होते हैं उनमें क्या पूछता है? जयदेव, गीत गोविंद के रचयिता जयदेव और मिनहाजुस सिराज की तबकाते नासरी। अच्छा, एक बल्लाल सेन का भी इंपॉर्टेंट है भाई, दान सागर अद्भुत सागर, ये लिखा है इन्होंने। किसने? बल्लाल सेन ने, ठीक है। अब सेन वंश की उत्पत्ति के विषय में अलग अलग मत है। तो देवपाड़ा अभिलेख के अनुसार सेन वंश का आदि पुरुष वीर सेन चंद्रवंशी था। अभी जब हम पाल पढ़ रहे थे तो वहां पे हमने सूर्यवंशी पढ़ा, यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं? सेन पढ़ रहे हैं, तो ये चंद्रवंशी हैं। यानी बंगाल पर पहले सूर्यवंशियों ने शासन किया, उसके बाद चंद्रवंशियों ने। तो सूर्यवंशी कौन हो गए? पाल। और चंद्रवंशी कौन हो गए? सेन, ठीक है। तो देवपाड़ा अभिलेख के अनुसार सेन वंश का जो आदि पुरुष है उसका नाम मिलता है कौन? वीरसेन। और वो क्या? चंद्रवंशी था। सामंत सेन ब्रह्म क्षत्रिय कुल का शिरोमणि था। सामंत सेन को ब्रह्मवादी यानी वेदों का पाठ करने वाला कहा गया है। रमेश चंद्र मजुमदार का मानना है कि सेन वंशी अनेक जैन शिक्षक धारवाड़ में निवास करते थे। इन्हीं में से एक सेन वंश का आदि पुरुष वीरसेन था। मघाई नगर अभिलेख में सेनों को कर्नाट क्षत्रिय कहा गया है। क्या कहा गया है? कर्नाट क्षत्रिय कहा गया है। इन सब विवरणों से यह पता चलता है कि सेन आरंभ में अपने को ब्राह्मण मानते थे तथा राजसत्ता प्राप्ति के पश्चात स्वयं को क्षत्रिय मानने लगे। अब ये ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी पूछती है, कौन सा राजवंश ऐसा है जो राजसत्ता को प्राप्त करने से पूर्व ब्राह्मण मानता था और राजसत्ता को प्राप्त करने के बाद क्या अपने आप को क्षत्रिय बताता है? तो वो सेन वंश है। इतना समझ में आ गया। सेनवंशी शासक मूल रूप से कर्नाट प्रदेश के निवासी थे, जो पश्चिमी आंध्र प्रदेश और उत्तरी कर्नाटक में स्थित है। कर्नाट, ठीक है। तो पश्चिमी आंध्र प्रदेश और उत्तरी कर्नाटक में स्थित था। बंगाल में पालों पर कलचुरियों व चोलों के आक्रमण के समय संभवतः सेनों ने राड़ पश्चिम बंगाल में पड़ता है आपके, राड़ क्षेत्र में आकर बसना शुरू किया और धीरे धीरे अपनी सत्ता स्थापित करने में सफल हुए। सेन वंश की जो उपलब्धियां हैं, सेन वंश के प्रमुख राजाओं और उनकी उपलब्धियों का जो उपलब्धियां हैं वो इस प्रकार है कि पहला वीरसेन, अगर वीरसेन की बात करें तो वो सेन वंश का आदि पुरुष था। सामंत सेन की बात करें तो सेन वंश का संस्थापक बोल सकते हैं। संभवतः सामंत सेन प्रारंभ में कर्नाट में सैन्य गतिविधियों में व्यस्त था, परंतु कालांतर में राड़ यानी पश्चिम बंगाल में आकर एक छोटा सा राज्य स्थापित किया इसने। उसके बाद हेमंत सेन, यह सामंत सेन का पुत्र और उत्तराधिकारी था, जिसे अभिलेखों में महाराजा धीराज की उपाधि प्रदान की गई है। अब महाराजा धीराज मिल रही है, इसका मतलब ठीक ठाक स्थापित हो गया इनका जो साम्राज्य है वो क्या हो गया?
हेमंत सेन के समय तक आते आते महाराजा धीराज जैसी उपाधियां धारण कर रहा है, तो इसका मतलब साम्राज्य स्थापित हो गया। जबकि सामंत सेन के समय में मैंने कहा छोटा सा राज्य स्थापित किया सामंत सेन ने। कहां पर? राढ़, पश्चिम बंगाल में। फिर आता विजय सेन, ये 1095 से लेकर 1158 ईस्वी तक शासन करता है। सेन वंश का प्रथम महान शासक और वास्तविक संस्थापक था। इसकी सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि पाल शासक मदन पाल को बंगाल से भगाकर उत्तरी बंगाल पर अपनी सत्ता स्थापित करनी थी। तो यहां से फिर क्वेश्चन बन सकता कि पाल शासक मदन पाल को बंगाल से भगाकर उत्तरी बंगाल पर अपनी सत्ता स्थापित करने वाला सेन वंशी शासक कौन था? आंसर विजय सेन। कौन था? विजय सेन। देवपाड़ा अभिलेख में इसे नेपाल, मिथिला, गौड़, कामरूप आदि का विजेता बताया गया है। किसको? विजय सेन को। यानी विजय सेन ने नेपाल को भी जीता, मिथिला को भी जीता। मिथिला नरेश जनक सुने होंगे आप, है ना, सीता माता की जो मायका है। गौड़ बंगाल को बोलते हैं, कामरूप असोम को बोलते हैं। ठीक है, इनका विजेता बताया गया है। विजय सेन ने ही सेन राज्य की समुचित प्रशासनिक व्यवस्था की। इसने विजयपुरी यानी पश्चिम बंगाल में, विजयपुरी तथा विक्रमपुर यानी बांग्लादेश में ये 2 राजधानियां स्थापित की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेनों की जो राजधानी, खासकर जो विजय सेन है, उसकी 2 राजधानियां कहां पर थी? एक हो गई विजयपुरी, ये कहां पर है? पश्चिम बंगाल में है। और विक्रमपुर ये बांग्लादेश में है। इतना समझ में आ गया? विजय सेन शैव मतानुयायी था और अरिराज वृषभ शंकर की उपाधि धारण करता था। अब ऐसे क्वेश्चन उत्तराखंड वाले पूछते हैं, अरिराज वृषभ शंकर की उपाधि धारण करने वाला सेनवंशी शासक कौन था? आंसर विजय सेन था। ठीक है, अरिराज वृषभ शंकर। जहां भगवान शंकर होंगे वहां वृषभ भी होगा, नंदी भी होगा वहां पर। इसकी जो अन्य उपाधियां हैं वो परमेश्वर है, परम भट्टारक है, महाराजा धीराज है। इसकी राजमहिषी ने कनक तुला पुरुष महादान नामक यज्ञ का अनुष्ठान करवाया था। अब ये फिर क्वेश्चन इस तरह के उत्तर प्रदेश में पूछे जाते हैं। किस सेनवंशी शासक की पत्नी ने कनक तुला पुरुष महादान नामक यज्ञ का अनुष्ठान किया? है ना, तो क्या हुआ होगा? कनक तुला पुरुष महादान, क्या मतलब समझे आप इसका? कनक मतलब क्या होता है और कनक मतलब क्या होता है? और कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, वा खाए बोराए नर, वा पाए बोराए। इसमें कनक का क्या क्या मतलब है? बस 2 ही चीजें हैं। ठीक है, तो इसका मतलब तुला दान हुआ पुरुष के बराबर। किसके बराबर? यानी मनुष्य के बराबर वेट का सोना तोला गया होगा, धतूरा तो नहीं तोला गया होगा। कनक तुला पुरुष महादान। किसकी राजमहिषी? विजय सेन की राजमहिषी ने कनक तुला पुरुष महादान नामक यज्ञ का अनुष्ठान करवाया। विजय सेन की उपलब्धियों पर श्रीहर्ष नामक कवि ने विजय प्रशस्ति और गौड़ो विश प्रशस्ति की रचना की है। किस किस की? विजय प्रशस्ति और गौड़ौरवीर प्रशस्ति की रचना की है। किसने? श्रीहर्ष नामक कवि ने। अब विजय प्रशस्ति और गौड़ौरवीर प्रशस्ति, ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि किसके द्वारा रचित है? आंसर श्रीहर्ष के द्वारा, श्रीहर्ष नामक कवि के द्वारा। ये तो याद हो ही जाएगा आपको, आपके नाम पर है। क्या है? किसकी रचना की? हाँ, विजय प्रशस्ति और गौड़ौर विश प्रशस्ति। अगला आ गया बल्लाल सेन। अगला शासक कौन है सेन वंश में? बल्लाल सेन है। 1158 से लेकर 1178 ईस्वी तक बल्लाल सेन ने बंगाल और उत्तरी बिहार में अपनी स्थिति सुदृढ़ की। बल्लाल चरित, जिसकी रचना आनंद भट्ट ने की थी। अब यहां से क्वेश्चन बन सकता है, बल्लाल चरित की रचना किसने की? आनंद भट्ट ने। इसी में बल्लाल सेन को बंग, वारेंद्र, राढ़, बागडी और मिथिला का अधिपति बताया गया है। किसमें? आनंद भट्ट की जो रचना है बल्लाल चरित्र, उसमें बल्लाल सेन को बंग, वारेंद्र, राढ़, बागडी और मिथिला का अधिपति बताया गया, यानी शासक बताया गया है। बल्लाल सेन की सांस्कृतिक उपलब्धियां अधिक प्रभावशाली हैं। इसने बंगाल में सामाजिक सुधार किया तथा ब्राह्मण व्यवस्था की पुनर्स्थापना की। बंगाल में कुलीन प्रथा को प्रारंभ किया। कान्यकुब्ज से ब्राह्मण परिवारों को लाकर बंगाल में बसाया गया। कान्यकुब्ज कन्नौज का नाम है, कान्यकुब्ज है ना, कन्नौज को भी बोलते हैं। तो कान्यकुब्ज से ब्राह्मण परिवारों को लाकर बंगाल में
बसाया गया, यानी कुलीन यानी नोबल्स प्रथा का प्रारंभ करने वाला सेन वंश का शासक कौन था? आंसर बल्लाल सेन। बल्लाल सेन स्वयं एक विद्वान शासक था। इसने दान सागर और अद्भुत सागर नामक ग्रंथों की रचना की। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है अब तक का। ये कई जगह क्वेश्चन पूछा जाता है कि दान सागर और अद्भुत सागर नामक पुस्तकों की रचना किसने की? आंसर बल्लाल सेन ने, और ये सेन वंश का है, बंगाल पर शासन कर रहा है। ठीक है। दान सागर जो स्मृति ग्रंथ है, इसमें शकुन और अपशकुन संबंधी चीजें बता रखी है इसने। शकुन अपशकुन समझते हो? अरे घर से निकल रहे थे, बिल्ली ने रास्ता काट दिया, काली बिल्ली ने, बोलते हैं अपशकुन हो गया। सांप ने रास्ता काट दिया, फिर तो बहुत ही अपशकुन हो गया। अब कितना सच है कितना झूठ है? बिल्ली रो रही है तो अपशकुन हो गया। अब बिल्ली रो रही है तो उसको पत्थर मारा, उस पर चोट लग गई, तो फिर तो और तो रोएगा ही वो। क्या बोलते हैं उसको? ढाडू? अब बिलुट्टा। खाडू अलग हुआ भाई, ढाडू अलग हुआ। खाडू भेद करना सीखो भाई, है? कहीं ढाडू खाडू ढाडू की जगह खाडू पाल लिया। चलो, चौसिंगिया खाडू कहाँ होता है? चौसिंगिया खाडू नंदा राज जात में है ना। स्मृति ग्रंथ मैंने क्या बताया आपको? शकुन अपशकुन संबंधी जो दान सागर है, और अद्भुत सागर में उसने ज्योतिष ग्रंथ, ज्योतिष के बारे में लिखा। किसके बारे में? यानी ज्योतिष का भी प्रकांड विद्वान था। कौन? बल्लाल सेन। अद्भुत सागर को पूर्ण नहीं कर पाया था वो, जिसे पूरा करने का श्रेय इसके पुत्र लक्ष्मण सेन को जाता है। इसका जो साहित्यिक गुरु था वो अनिरुद्ध था। किसका? बल्लाल सेन का साहित्यिक गुरु अनिरुद्ध था। बल्लाल सेन भी शैव मतानुयायी था, और परम माहेश्वर, निशंक शंकर और अरिराजनी और शंक शंकर की उपाधि धारण करता था। अब ये जो क्वेश्चन बना हुआ ना, इसमें उत्तराखंड वालों ने पूछा शायद निशंक शंकर किसकी उपाधि है? निशंक शंकर किसकी उपाधि है? तो उत्तराखंड में पूछा गया या उत्तर प्रदेश में कहीं पर एक क्वेश्चन पूछा गया है? उत्तराखंड में बड़ा शौक है लोक सेवा आयोग को उपाधियां पूछने का। उपलब्धियां नहीं पूछता उतना, जितना क्या पूछता है? उपाधियां। की निशंक शंकर किसकी उपाधि थी? तो बल्लाल सेन की थी। ठीक है। तो परम माहेश्वर, ये हमने पहले भी पढ़ा है शायद, परम माहेश्वर जैसी उपाधियां। निशंक शंकर, अरिराजनी, शंक शंकर, ये उपाधियां धारण की। इसकी अन्य उपाधियां जो थी वो गौडेश्वर, गौड़ का ईश्वर यानी बंगाल का ईश्वर, गौडेश्वर, परम भट्टारक, महाराजा धीराज आदि प्रमुख थी। बल्लाल सेन ने अपना अंतिम समय में संन्यास लेकर प्रयागराज संगम पर प्राणांत किया। पहले प्रयागराज में जाकर जो मर जाता था, अच्छा मानते थे लोग, मरने जाते थे वहां पर। कहा? प्रयागराज में। समझ में आया कि नहीं? एक आपने डॉक्यूमेंट्री फिल्म देखी होगी, बड़ी सही घटना, मतलब सही सत्य उस पर बनी हुई है वो। जैसे हरिद्वार हो गया, जैसे बनारस हो गया, बनारस यानी वाराणसी हो गया। यहां पर क्या है, कुछ धर्मशालाएं टाइप की है, ये पता है आपको? वहां पर लोग मरने के लिए जाते हैं। अपना जीवन का अंतिम समय जब मृत्यु निकट होती है तो वो लोग वहां पर जाते हैं। क्या करने के लिए? क्या करने? निवास करने के लिए। घर बार छोड़ के अपना वहां चले जाते हैं कि मृत्यु कहाँ आए? तीर्थ में आए। कहां पर आए? तो मैंने कहा पुराने समय में आपने पढ़ा हुआ है कि प्रयागराज में प्राणों का अंत करना अच्छा माना जाता था। तो वो कौन सा सेनवंशी शासक था जिसने प्रयागराज संगम पर अपने प्राणों का अंत किया? आंसर बल्लाल सेन, दान सागर अद्भुत सागर का लेखक और निशंक शंकर जैसी उपाधियां धारण करने वाला। उसके बाद आता लक्ष्मण सेन। सेन वंश का अंतिम महान शासक लक्ष्मण सेन था। वह वृद्धावस्था में गद्दी पर बैठा। विश्वरूप सेन के मदनपाड़ा अभिलेख में उसे अनेक गौरवपूर्ण उपाधियों से विभूषित किया गया है, जैसे अश्वपति, गजपति, नरपति, परम भट्टारक, गौडेश्वर, ये सब उपाधियां मिली हैं इसकी। उसे पुरी, काशी, प्रयाग में विजय स्तंभों की स्थापना का श्रेय दिया गया है, यानी जगन्नाथपुरी में, काशी में। काशी का नाम काशी इसलिए, यहाँ पे काशेय नामक एक वस्त्र बनता था, इसलिए यहाँ का नाम क्या है? काशी। काशी विश्वनाथ जी का मंदिर है यहाँ पर, भगवान शिव का। सुने हो? काशी विश्वनाथ जी का सुना है आपने, है ना? 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक। काशी विश्वनाथ जी हो गए, और उधर उज्जैन में है फिर महाकालेश्वर टेम्पल। शमशान की भस्म से क्या होता है? अभिषेक होता है, महाकालेश्वर, है ना? चलो जी। और आपके उत्तराखंड में कौन सा ज्योतिर्लिंग है?
हाँ, अरे यार, केदारनाथ कौन है? केदारनाथ। बद्रीनाथ में भगवान विष्णु की पूजा होती है, केदारनाथ में भगवान शिव की पूजा होती है। पंच केदार अगर आप जाओगे तो सारी जगह आपको भगवान शिव मिलेंगे। क्या मिलेंगे? मतलब जो आराधना होगी, पूजा होगी, वो किसकी होगी? तुंगनाथ में भगवान शिव की भुजाओं की पूजा होगी, रुद्रनाथ में रौद्र रूप की पूजा होगी, मदमहेश्वर में नाभि भाग की पूजा होगी, और कल्पेश्वर में जटाओं की पूजा होगी, और केदारनाथ जी तो आपको पता ही है, पृष्ठ भाग की पूजा होगी, और अग्र भाग जो मुख की पूजा होगी वो पशुपतिनाथ में होगी, नेपाल में। ठीक है, तो 12 ज्योतिर्लिंग जो हैं उनको ये पता होने चाहिए आपको कौन कौन से हैं, कौन कौन से हैं। अब आपने हाँ तो कर दिया कि हाँ पता होने चाहिए, ठीक है, केदारनाथ जी हो गए, और ऊपर से लेकर नीचे तक श्वेतबंद रामेश्वरम जहां पर है वहां तक कितने ज्योतिर्लिंग हैं वो आपने नोट करने हैं। चलो जी आगे, फिलहाल आगे बता रहा हूं मैं, ढूंढ के रखिए। उसने कन्नौज पर, यानी लक्ष्मण सेन ने कन्नौज, बनारस, इलाहाबाद तक सैनिक अभियान किए और संभवतः कलिंग और कामरूप पर भी आक्रमण किया। उसका संघर्ष कलचुरियों से भी हुआ। किससे? कलचुरियों से भी हुआ। शासन के उत्तरार्ध में लक्ष्मण सेन की शक्ति कमजोर पड़ने लगी थी, जिसका लाभ उठाकर बंगाल में सामंतों ने अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित करना आरंभ कर दिया। ऐसी ही परिस्थिति में बख्तियार खिलजी ने लक्ष्मण सेन की राजधानी नादिया पर आक्रमण किया। इस घटना का विवरण कौन देता है? मिनहाज उस सिराज की तबकाते नासिरी नामक ग्रंथ में मिलती है इस घटना का विवरण। तो अब ये देख लो आप, जब मोहम्मद गौरी आया ना, तो मोहम्मद गौरी का जनरल कौन था? बख्तियार खिलजी। यही वो मूर्ख आदमी है जिसने सारी आग लगाते हुए गया है। नालंदा इसने जलाया, विक्रमशिला इसने जलाया, और क्या बोलते हैं, लक्ष्मण सेन के समय में क्या किया इसने? नादिया पर आक्रमण किया। नादिया डिस्ट्रिक्ट पड़ता है ना, जहां गौरांग प्रभु का भी जन्म, आगे पढ़ेंगे अभी, गौरांग प्रभु का जन्म कहां हुआ था? कि नादिया में हुआ था। कौन गौरांग प्रभु? जिन्होंने संकीर्तन नामक एक नई विधा जोड़ी भक्ति में। यानी गौरांग प्रभु मतलब हरे राम हरे कृष्ण वाले। कौन? चैतन्य महाप्रभु। उन्हीं को गौरांग प्रभु भी कहा जाता है, क्योंकि उनके गोरे अंग थे, इसलिए गौरांग प्रभु। समझ में आ गया? तो मिनहाज सिराज की तबकाते नासिरी से पता चलता है कि बख्तियार खिलजी ने लक्ष्मण सेन की राजधानी नादिया पर आक्रमण किया। लक्ष्मण सेन राजधानी छोड़कर भाग खड़ा हुआ तथा बंग चला गया। कहां चला गया? नादिया पर तुर्कों का अधिकार हो गया। तुर्कों ने लखनौती को अपनी राजधानी बना दी। तुर्कों ने किसको बनाया? लखनौती को राजधानी बनाया। राजनीतिक दृष्टिकोण से लक्ष्मण सेन का शासन जो था बहुत उज्जवल नहीं था, लेकिन सांस्कृतिक उत्थान की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण था। राजशेखर अपने प्रबंध कोश में उसकी न्यायप्रियता, संपत्ति और दानशीलता की प्रशंसा करता है। कौन? अब फिर क्वेश्चन बनेगा, प्रबंध कोश किसने लिखा? आंसर राजशेखर ने लिखा। किसने लिखा? तो राजशेखर अपने प्रबंध कोश में उसकी न्यायप्रियता, संपत्ति और दानशीलता की प्रशंसा करता है। लक्ष्मण सेन स्वयं एक विद्वान था तथा विद्वानों का सम्मान और प्रश्रय देता था विद्वानों को। उसके दरबार में अनेक विख्यात कवि, लेखक और विद्वान थे। जयदेव, गीत गोविंद के लेखक जयदेव, यहां से फिर क्वेश्चन बनेगा, किसके दरबार को सुशोभित करते थे? आंसर सेन वंशी शासक लक्ष्मण सेन की दरबार को सुशोभित करते थे। कौन? जयदेव, गीत गोविंद के रचयिता। दूसरे थे हलायुद्ध, तीसरे थे धोई, चौथे थे श्रीधर दास, पांचवें थे शरण, और छठे थे गोवर्धन। ये सब उसके दरबार को सुशोभित करते थे। किसके? लक्ष्मण सेन के। तो जयदेव, हलायुद्ध, धोई, श्रीधरदास, शरण और गोवर्धन। स्वयं लक्ष्मण सेन ने अपने पिता के अधूरे ग्रंथ अद्भुत सागर को पूरा किया, क्योंकि इसके पिता कौन? बल्लाल सेन, जिन्होंने दान सागर, अद्भुत सागर लिखा था। तो अद्भुत सागर को पूरा नहीं लिख पाया था बल्लाल सेन, उसको पूरा किया। उसने लक्ष्मण संवत भी प्रचलित करवाया। किसने? लक्ष्मण सेन ने। अब ये 1178 से लेके 1205 ईस्वी के बीच में शासन कर रहा है, तो लक्ष्मण संवत भी जो होगा वो कहीं इसी के आसपास होना चाहिए। लक्ष्मण सेन ने अपने पूर्वजों के विपरीत वैष्णव धर्म को अपनाया। इसके पूर्वज शैव मतानुयायी थे और ये वैष्णव धर्म को अपनाया और इसे संरक्षण दिया। उसने परम वैष्णव की उपाधि धारण की और अपने अभिलेखों को नारायण यानी विष्णु की स्तुति से आरंभ किया। फिर पूछेगा सेन वंशी वो राजा कौन था जिसके
क्या अभिलेख भगवान विष्णु की स्तुति से या नारायण की स्तुति से आरंभ होते थे? आंसर लक्ष्मण सेन। आंसर लक्ष्मण सेन। लक्ष्मण सेन के दरबारी कवियों ने अनेक ग्रंथों की रचना की, जैसे जयदेव ने गीत गोविंद की रचना की, हलायुद्ध ने ब्राह्मण सर्वस्व की रचना की। ब्राह्मण, ये भी इंपॉर्टेंट है, ब्राह्मण सर्वस्व। धोई ने पवन दूत की रचना की, ये भी इंपॉर्टेंट है, धोई। और श्रीधर दास ने सदुक्ति कर्णामृत की रचना की। सदुक्ति कर्णामृत, कर्णामृत। और कानों का अमृत क्या है? अरे कानों का अमृत क्या है? अच्छे वचन। शब्द बोलते हैं ना कि शब्द ऐसी चीजें होती हैं कि शब्द आपके पूरे सिस्टम को चेंज कर सकते हैं शरीर के। अभी अगर वीर रस से क्या बोलते हैं, वीर रस की पंक्तियां अगर बोल दी जाएं तो आपके अंदर अचानक से क्या आएगा? उत्साह आएगा। क्या आएगा? अरे उत्साह आएगा। चला जागा उत्तराखंडियों सौ उठोनो वक्त हैगी। नेगी जी ने गाया, पूरा उत्तराखंड क्या हो गया आज गैरसैंण में है? क्यों है? अभी अगर आपको कोई गाली दे देगा, कोई ये बोल देगा कि तुम फेल हो जाओ, क्या होगा फिर? अंदर से क्रोध आएगा। कोई अगर आपको अभी आशीर्वाद दे देगा तो क्या होगा? तो कानों के अमृत जो होते हैं वो अच्छे वचन होते हैं, कानों के विष जो होते हैं वो क्या होते हैं? बुरे वचन होते हैं। जैसे किसी की चुगली, किसी के प्रति क्या राग द्वेष आपके कानों में जो भरा जाता है वो क्या होता है? विष होता है। क्या होता है? और शरीर पर शब्दों के बड़े प्रभाव पड़ते हैं। इसीलिए बोला जाता है कि क्या करो? श्रवण ज्ञान। अगर खुद नहीं पढ़ सकते तो सुनो। क्या करो? तो सदुक्ति कर्णामृत किसका है? श्रीधर दास जी का है। किसका? अन्य उत्तराधिकारी कौन थे? लक्ष्मण सेन के दो पुत्र थे, विश्वरूप सेन और केशव सेन, जो बंगाल में सीमित क्षेत्र के शासक थे। मिनाजुस सिराज के अनुसार 1260 ईस्वी तक बंगाल पर सेनों का अधिकार बना रहा। अंततः तुर्कों ने बंगाल पर अधिकार कर लिया और सेन सत्ता समाप्त हो गई। विश्वसेन और केशव सेन संभवतः सूर्योपासक थे। विश्वसेन और केशव सेन क्या थे? संभवतः सूर्योपासक थे। तो अब वहां पर बंगाल में मुस्लिमों का क्या हो गया? वर्चस्व यहां से स्टार्ट होता है। आज आप देखते हैं कि बांग्लादेश जो है वो एक तरह से इस्लामिक स्टेट है ना। बंगाल में जो ये लोग जितने भी हैं ये यहां से आने स्टार्ट होते हैं। किसके समय से? बख्तियार खिलजी के समय से। समझ में आ गया? ठीक है। इसके बाद अगला मैं बता रहा हूं अब राजपूत राज्यों का उदय, यानी एमर्जेंस ऑफ द राजपूत स्टेट। इसको मैं अगले लेक्चर में बताऊंगा।